जिस तरह से दुनिया से डायनासोर का खात्मा हुआ था, साइंटिस्ट का मानना है कि उसी तरह से दुनिया से इंसानियत का भी खात्मा होगा। ये मूवी ऐसे ही सब्जेक्ट पर बेस्ड है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू मूवी 431। तो कहानी की शुरुआत में हम सारा और लियो नाम के टीनेजर को देखते हैं जो टेलीस्कोप से आसमान में तारे देख रहे होते हैं। तभी उन्हें दो तारों के बीच एक अजीब तारा दिखाई देता है जो उन्होंने आज से पहले कभी नहीं देखा था। वो ये बात अपने टीचर को बताते हैं। उनका टीचर भी उस तारे को देखकर हैरान हो जाता है और वो लियो से कहता है कि इसकी फोटो खींचकर डॉक्टर वुल्फ को भेज दो। वो फोटो डॉक्टर वुल्फ को एक दिन बाद मिलती है, जिसे देखकर डॉक्टर वुल्फ चौंक जाते हैं क्योंकि ये कोई तारा नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा कोमेट होता है जो बहुत तेजी से हमारी पृथ्वी की तरफ आ रहा है। लेकिन अभी वो पृथ्वी से काफी दूर होता है, जिसे पृथ्वी तक पहुंचने में एक साल लग सकता है। इसीलिए डॉक्टर वुल्फ वो सारी जानकारी एक टेक्स्ट में सेव कर लेते हैं और उसके ऊपर अपना और लियो का नाम लिख देते हैं क्योंकि ये फोटो डॉक्टर वुल्फ को लियो ने ही भेजी थी। डॉक्टर इस जानकारी को जल्द से जल्द अथॉरिटी तक पहुंचाना चाहते थे, इसीलिए वो उसी रात अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। मगर इससे पहले वो अथॉरिटी तक पहुंचते हैं, रास्ते में ही उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाते हैं। फिर हम एक साल बाद का वक्त देखते हैं जहां हमें दिखाया जाता है कि यूएस के चीफ सिक्योरिटी, जिनका नाम एलन है, उन्होंने अचानक अपना इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफे की वजह बताई जाती है कि एलन की पत्नी बीमार है। तभी एक रिपोर्टर जिसका नाम जेनी है, वो अपने बॉस को बताती है कि ये सब झूठ है, उनकी वाइफ बीमार नहीं, वो ड्रंक है। बॉस कहता है कि तुम ये सब कैसे जानती हो? जेनी जवाब देती है कि मुझे एलन के दोस्त माइक ने बताया है कि मिसिस एलन उस वक्त से ड्रिंक करने लगी थी जब उसे पता चलता है कि उसके पति का किसी और औरत के साथ अफेयर है। ये सुनकर जेनी का बॉस जेनी को एलन के बारे में और जानकारी इकट्ठा करने को कहता है। जेनी अपनी दोस्त बेथ से कहती है कि बॉस से कहो कि मैं एंकर का जॉब करना चाहती हूँ, मगर बेथ नहीं चाहती कि जेनी तरक्की करे। इसीलिए वो जेनी को कहती है कि तुम्हें वहाँ तक पहुँचने में अभी काफी वक्त लगेगा, तो जैसा बॉस ने कहा है वैसा करो। जेनी वहाँ से एलन की पत्नी के पास आती है। वो जेनी को बताती है कि एलन के कई औरतों के साथ संबंध है, इसीलिए उसने अपने ऑफिस में एक प्राइवेट लाइन लगवाई है जिस पर सिर्फ वही बात कर सकता है। जेनी उसे कहती है कि क्या आप हमें उस लड़की का नाम बता सकती हैं? वो उसका नाम एली बताती है और कहती है कि खुद प्रेसिडेंट भी नहीं चाहते कि इस लड़की का नाम सामने आए। जेनी वहाँ से सीधी एलन के पास आती है तो देखती है कि वहाँ बहुत सारा खाने पीने का सामान रखा है, जिसे देखकर जेनी समझ जाती है कि एलन यहाँ से कहीं दूर जाने की तैयारी कर रहा है। तभी वहाँ पर एलन आ जाता है। जेनी उसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे घर के अंदर एक खुफिया टेलीफोन लाइन है जिस पर तुम जब चाहे प्रेसिडेंट से बात कर सकते हो, और मुझे पता है कि तुम्हारे इस्तीफा देने का कारण तुम्हारी वाइफ नहीं बल्कि एली है। इस पर एलन जेनी से कहता है तो तुम इसे पब्लिक न्यूज बनाना चाहती हो? अगर ऐसा है तो तुम्हारे पास इतिहास की सबसे बड़ी खबर है, मगर अब इससे किसी को कोई फायदा नहीं होगा। ये कहकर एलन वहाँ से चला जाता है। जेनी वहाँ से अपने ऑफिस की तरफ निकल पड़ती है। तभी रास्ते में उसकी गाड़ी को कई गाड़ियाँ घेर लेती हैं। दरअसल ये FBI के एजेंट होते हैं। वो जेनी को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। यहाँ जेनी से मिलने खुद प्रेसिडेंट आते हैं। वो जेनी को कहते हैं कि तुम्हारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसे अभी किसी के साथ शेयर मत करना। 2 दिन बाद व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है जहाँ तुम्हें सेकंड रो में सीट दी जाएगी। वहाँ तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। जेनी प्रेसिडेंट की बात मान जाती है क्योंकि व्हाइट हाउस में सेकंड रो में सीट मिलना किसी भी रिपोर्टर के लिए एक बहुत बड़ी बात है। मगर जेनी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि प्रेसिडेंट ने उसे 2 दिन रुकने के लिए क्यों कहा है। इसीलिए जेनी अपने ऑफिस में आकर अपने कंप्यूटर में एली के बारे में छानबीन करने लगती है और उसे पता चल जाता है कि वो एली नहीं बल्कि ELE है, जिसका पूरा नाम है एक्सटेंशन लेवल इवेंट। ये वो इवेंट था जब धरती से डायनासोर पूरी तरीके से खत्म हो गए थे और जेनी को लगता है कि फिर से शायद कुछ ऐसा होने वाला है। अगले दिन जेनी अपने डैड से मिलने आती है जिसने जेनी की माँ को डिवोर्स देकर दूसरी लड़की से शादी कर ली है, जिसकी वजह से जेनी की माँ बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी है और बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगी है। जेनी अपने डैड से कहती है कि इस वक्त माँ को आपकी ज़रूरत है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान है। इस पर जेनी के डैड जेनी से कहते हैं कि इस सब की जिम्मेदार वो खुद है क्योंकि उसने हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचा है। यह सुनकर जेनी को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जेनी व्हाइट हाउस में पहुँच जाती है। यहाँ जेनी की दोस्त बेथ भी होती है। वो जेनी से कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी का चीफ जेनी को लेने आता है। ये देखकर बेथ चौंक जाती है। वो जेनी को बताता है कि उनसे पहला सवाल तुम करोगी। तभी वहाँ पर प्रेसिडेंट आ जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि हमारी धरती पर अक्सर मीटेओर और रॉक्स गिरते रहते हैं जिनका साइज गाड़ी जितना या फिर हमारे हाथ से भी छोटा होता है, मगर जो कॉमेट अब धरती की तरफ आ रहा है उसका साइज न्यूयॉर्क शहर जितना बड़ा है। इसका वजन 500 बिलियन टन है और अगर ये पृथ्वी से टकरा गया तो पृथ्वी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। ये सुनकर पूरी दुनिया में हड़कंप मच जाती है। प्रेसिडेंट बताते हैं कि पिछले 1 साल से रसिया और अमेरिका मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा स्पेस स्टेशन बना रहे हैं जो अंतरिक्ष में बन रहा है। 2 महीने बाद धरती से स्पेस स्टेशन पर
एक टीम जाएगी जो उस कॉमेट को रोकने की कोशिश करेगी। यहाँ प्रेसिडेंट डॉक्टर वुल्फ और लियो के बारे में भी बताते हैं। वो कहते हैं कि सबसे पहले उस कॉमेट को इन दो इंस्ट्रोजर ने देखा था, पर एक कार एक्सीडेंट में इन दोनों की मृत्यु हो गई है, लेकिन लियो अब भी जिंदा होता है। दरअसल जब डॉक्टर वुल्फ का एक्सीडेंट हुआ तो जिस गाड़ी से उनकी गाड़ी टकराई थी उसका ड्राइवर भी मर गया था। तो गवर्नमेंट को लगा कि डॉक्टर वुल्फ के साथ लियो भी मर चुका है, मगर गवर्नमेंट को वो डिस्क मिल जाती है जो डॉक्टर वुल्फ के पास थी, जिसे देखकर साइंटिस्ट पता लगाते हैं कि एक बहुत बड़ा कॉमेट पृथ्वी की तरफ आ रहा है, लेकिन वो इतनी जल्दी पृथ्वी से नहीं टकराएगा क्योंकि वो पृथ्वी की तरह ही सूरज के चक्कर काट रहा है, मगर वो एक दिन उस एंगल पर आ जाएगा जिस एंगल पर पृथ्वी है, और जब ऐसा होगा तो पृथ्वी पूरी तरीके से तबाह हो जाएगी। फिर प्रेसिडेंट मीडिया वालों से अपने सवाल पूछने को कहते हैं। वहाँ सभी चैनलों के रिपोर्टर सवाल पूछने लगते हैं, मगर प्रेसिडेंट खुद जेनी से कहते हैं कि क्या आप कुछ पूछना चाहती हो। जेनी प्रेसिडेंट से पूछती है कि मुझे पता लगा है कि आपके चीफ सिक्योरिटी एलन ने इस वजह से इस्तीफा नहीं दिया कि उनकी पत्नी बीमार है, बल्कि उन्होंने इसलिए नौकरी छोड़ी क्योंकि उन्हें नहीं लगता था कि आपके बनाया मसाया स्टेशन उस कॉमेट को रोक सकता है। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। इस पर प्रेसिडेंट जवाब देते हैं कि मिस्टर एलन एक ईमानदार इंसान है, उन्होंने हमेशा देश का भला चाहा है, उन्होंने अपने पर्सनल रीजन से नौकरी छोड़ी है। यह कहकर प्रेसिडेंट वहाँ से चले जाते हैं। उधर लियो के घर पर बहुत ज्यादा भीड़ लग जाती है और लियो रातों रात फेमस हो जाता है, और वो इसका सारा से डॉक्टर वुल्फ को देता है। वो कहता है कि इस कॉमेट को मैंने पहले जरूर देखा था, मगर इसकी खोज डॉक्टर वुल्फ ने की है। उधर स्पेस में जाने वाली टीम पृथ्वी पर अपना आखिरी दिन एंजॉय कर रहे होते हैं। इनके साथ एक ज्यादा एज का आदमी होता है, तो टीम को लगता है कि वो मिशन के लिए ठीक नहीं है, तो वो आदमी इन लोगों के पास आता है और इन्हें कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम चाहते हो कि मैं इस मिशन को छोड़ दूँ क्योंकि मैं तुम्हारी एज का नहीं बल्कि तुम्हारी डैड की एज का हूँ, मगर तुम्हें ये नहीं पता कि मैं मून पर चलने वाला आखिरी इंसान हूँ। कमांडर ओरन कैप्टन टेरन से कहता है कि हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, मगर आप इस मिशन के लिए ट्रेंड नहीं है। आप यहाँ हैं क्योंकि हाई अथॉरिटी को लगता है कि इस ट्रिप पर एक फैमिली अफेयर होना जरूरी है। इस पर कैप्टन टेरन उन्हें कहता है कि तुम गलत हो क्योंकि हाई अथॉरिटी जानती है कि उस शिप को मेरे अलावा और कोई लैंड नहीं करा सकता। ये सुनकर वो सब लोग खामोश हो जाते हैं। अगले दिन वो मिशन के लिए निकल पड़ते हैं और स्पेस में आ जाते हैं। ये लोग देखते हैं कि वो कॉमेट बहुत बड़ा है। कैप्टन टेरन अपनी शिप को उस कॉमेट पर लैंड कर देता है। फिर 4 एस्ट्रोनॉट कॉमेट की सतह पर आकर ड्रिलिंग करना शुरू कर देते हैं। दरअसल इनका प्लान होता है कि ये 100 मीटर तक ड्रिलिंग करने के बाद अंदर एक न्यूक्लियर बम को फिट कर उस कॉमेट को स्पेस में ही ब्लास्ट करना चाहते हैं, मगर 70 मीटर तक पहुंचते ही ड्रिलिंग फंस जाती है। वहीं उन्हें अपना ये काम जल्द से जल्द पूरा करना होगा क्योंकि जिस तरह से पृथ्वी पर रात और दिन होता है उसी तरह से कॉमेट का एक हिस्सा सूरज की तरफ और दूसरा हिस्सा उसके विपरीत है, मगर वो हिस्सा जिसमें इस वक्त एस्ट्रोनॉट मौजूद हैं वो 6 मिनट बाद सूरज की तरफ आने वाला होता है, और जब ऐसा होगा तो गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि कॉमेट सूरज के बहुत करीब है, और गर्मी बढ़ते ही कॉमेट की सतह पर जो गैस के भंडार हैं वो अपने आप फटना चालू हो जाएंगे, और इन किसी तरह ड्रिल को चालू कर वहाँ बम प्लांट कर देता है। बाकी एस्ट्रोनॉट और उनको ऊपर खींचने लगते हैं, मगर तब तक बहुत देर हो जाती है और कॉमेट अब सूरज की दिशा में आ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है और जगह जगह गैस के ब्लास्ट होने लगते हैं। तभी ओरन का चेहरा सूरज की तरफ हो जाता है, जिसकी वजह से ओरन की आंखें हमेशा के लिए खराब हो जाती हैं। अब ये सब के सब अपनी शिप पर पहुंचने लगते हैं। तभी एक एस्ट्रोनॉट के पैर के नीचे ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से वो अंतरिक्ष में कहीं खो जाता है। ये सब उसे ढूंढ भी नहीं सकते क्योंकि इनकी शिप में इतना फ्यूल नहीं होता कि ये कहीं भी जा सकें। फिर ये सब के सब उस कॉमेट से दूर निकल जाते हैं और उस बम को ब्लास्ट कर देते हैं, मगर इनका ये मिशन पूरी तरीके से फेल हो जाता है क्योंकि उस ब्लास्ट की वजह से अब कॉमेट के 2 हिस्से हो जाते हैं और वो दोनों हिस्से और भी तेजी से पृथ्वी की तरफ बढ़ने लगते हैं। उधर जेनी का बॉस उसका प्रमोशन कर देता है। अब जेनी रिपोर्टर से न्यूज एंकर बन जाती है, जो वो बहुत दिनों से बनना चाहती थी। जेनी का बॉस ऐसा इसलिए करता है क्योंकि सिर्फ जेनी ने ही प्रेसिडेंट से सवाल जवाब किए थे, जिसकी वजह से इनकी चैनल की रेटिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मगर जेनी की दोस्त बहुत ये देखकर बहुत जेलस होती है और वहाँ से उठकर चली जाती है। वहीं प्रेसिडेंट को जब पता लगता है कि उनका मिशन फेल हो गया है तो उन्हें बहुत दुख होता है और वो ऑनलाइन आकर अपनी जनता को बताते हैं कि हमारा मिशन फेल हो गया है और अब कॉमेट के 2 टुकड़े हो गए हैं और वो दोनों टुकड़े अब और भी तेजी से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहे हैं, और बताते हैं कि कॉमेट का छोटा टुकड़ा 2.5 किलोमीटर का है और बड़ा टुकड़ा 9.5 किलोमीटर का, और कहते हैं कि पहले छोटा टुकड़ा पृथ्वी से टकराएगा जो समंदर में जाकर गिरेगा, जिसकी वजह से समंदर में बहुत ऊंची ऊंची लहरें पैदा होंगी। ये एक सुनामी होगी, और कहते हैं कि इस खतरे से हम 10 लाख लोगों की जान बचा सकते हैं क्योंकि जब हमें 1 साल पहले कॉमेट के बारे में पता चला था तब से हम इसकी तैयारी कर रहे हैं।
हमने मिजोरी की सॉफ्ट लाइन स्टोन में बहुत बड़ी बड़ी सुरंगें बनाई हैं जिनके अंदर 2 साल का खाना पीना और ज़रूरत का सामान है। और कहते हैं कि हमने 2 लाख लोगों को पहले ही चुन लिया है, जिनमें डॉक्टर, इंजीनियर और आर्टिस्ट शामिल हैं। और 8 लाख लोगों को लॉटरी सिस्टम से चुना जाएगा। इन 8 लाख लोगों में 50 साल से ऊपर के लोगों को नहीं चुना जाएगा। प्रेसिडेंट पूरे अमेरिका में कर्फ्यू लगवाने का हुक्म दे देते हैं ताकि देश में किसी भी तरह की भड़दंग ना मचे। यहाँ लियो के घर पर एक कॉल आता है और उन्हें बताया जाता है कि आपको उन 8 लाख लोगों में चुन लिया गया है। लियो के घर पर इस वक्त सारा के माता पिता भी मौजूद होते हैं। सारा के पिता वहाँ से उठकर अपने घर जाने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद उन्हें भी कॉल आएगा, मगर ऐसा नहीं होता। तो लियो इसका एक रास्ता निकालता है। वो सारा से कहता है कि तुम मुझसे शादी कर लो, फिर हम दोनों पति पत्नी हो जाएंगे और फिर तुम मेरे साथ उन सुरंग में जा सकती हो। मगर सारा उसे मना कर देती है। वो कहती है कि मैं अपने पेरेंट्स को नहीं छोड़ सकती। तो लियो उसे समझाता है कि हमारी शादी के बाद हम सब एक फैमिली हो जाएंगे और हम सब जा सकते हैं। ये सुनकर सारा मान जाती है और वो दोनों शादी कर लेते हैं। कुछ दिनों बाद वहाँ गवर्नमेंट की बस आती है जो उन लोगों को सुरंग में ले जा रहे होते हैं जिनका नाम लिस्ट में होता है। यहाँ पर लिस्ट में लियो के साथ सारा का नाम होता है, मगर सारा के पेरेंट्स का नाम नहीं होता। ये देखकर सारा बहुत गुस्सा होती है। वो समझती है कि लियो ने उससे झूठ बोला है, इसीलिए सारा लियो के साथ जाने से मना कर देती है। लियो के पेरेंट्स लियो को जबरदस्ती बस के अंदर बैठा देते हैं। उधर जेनी की माँ को जब पता चलता है कि 50 साल से ऊपर के लोगों को यहीं मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा तो वो आत्महत्या कर लेती है। जेनी अपनी माँ की मौत से बहुत ज्यादा दुखी होती है। यहाँ जेनी से मिलने जेनी के पिता आते हैं, मगर जेनी उन पर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। उधर लियो उन सुरंग के पास आ जाता है जहाँ उन्हें अब 2 साल के लिए रहना है। लियो अपने पेरेंट्स को अंदर जाने से मना कर देता है। वो कहता है कि मैं सारा के बगैर नहीं रह सकता, इसीलिए मैं उसे लेने जा रहा हूँ। लियो सारा को लेने के लिए निकल पड़ता है। वहीं हमें वो स्पेसशिप दिखाया जाता है जो प्रेसिडेंट को खबर देते हैं कि वो छोटा कॉमेट अब से 12 घंटे बाद आकर समंदर में गिरेगा। प्रेसिडेंट ऑनलाइन आकर सारी बात अपनी जनता को बताते हैं। वो अपनी जनता से कहते हैं कि इस छोटे टुकड़े के गिरते ही धरती का आधा हिस्सा पानी से भर जाएगा और इसके 3 घंटे बाद वो बड़ा कॉमेट गिरेगा जो धरती से मानव जाति को पूरी तरीके से खत्म कर देगा। ये खबर सुनते ही पूरे देश में हड़कंप मच जाती है। उधर कैप्टन टेरन उस बड़े कॉमेट के अंदर एक होल को देखते हैं और अपनी टीम से कहते हैं कि पृथ्वी को हम अब भी बचा सकते हैं। हमारे पास अब भी 4 न्यूक्लियर मिसाइल हैं, मगर हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम उन्हें कॉम्बैट में प्लांट कर सकें। इसीलिए हमें अपनी शिप को उस होल के अंदर ब्लास्ट करनी होगी, जिसकी वजह से वो कॉम्बैट छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाएगा। यानी कैप्टन उन्हें अपनी जान देने को कह रहे थे। वो चारों एस्ट्रोनॉट पृथ्वी और इंसानियत को बचाने के लिए अपनी जान देने को राजी हो जाते हैं और अभी अपनी शिप को उस कॉम्बैट की तरफ मोड़ देते हैं। फिर हम लियो को देखते हैं जो सारा के घर पर पहुंच जाता है, मगर सारा वहाँ नहीं होती। तो लियो सारा की पिता की बाइक लेता है और सारा को देखने रोड पर निकल पड़ता है। यहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ होती हैं। लोग अपने अपना घर छोड़कर कहीं जा रहे होते हैं, पर किसी को कुछ पता नहीं होता कि वो कहाँ जा रहे हैं। लियो सारा को ढूंढ लेता है और इस बार सारा के पेरेंट्स सारा को लियो के साथ जाने के लिए मना लेते हैं। सारा की माँ सारा को उसका छोटा भाई देती है और कहती है कि इसे भी अपने साथ ले जाओ, और लियो सारा को लेकर वहाँ से निकलने लगता है। उधर जेनी को लेने के लिए हेलीकॉप्टर आ जाता है क्योंकि जेनी का नाम भी उस लिस्ट में होता है, मगर जेनी अपनी जगह अपनी दोस्त बोथ को भेज देती है क्योंकि बोथ की एक छोटी बच्ची होती है। जेनी वहाँ से अपने पिता के पास उसके फार्म हाउस पर आ जाती है जो कि समंदर के बिल्कुल पास होता है। फिर हम उस छोटे कॉम्बैट को देखते हैं जो आसमान से धरती पर आ चुका है। वो आग की तरह जलता हुआ समंदर की तरफ बढ़ रहा होता है। उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि वो समंदर के पानी को चीर देता है और समंदर में गिर जाता है। उसके गिरते ही समंदर में एक बहुत विशाल ब्लास्ट होता है और समंदर से बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठना शुरू हो जाती हैं जो शहर के शहर तबाह करते हुए आगे बढ़ती रहती हैं। सारा के पेरेंट्स भी उस लहर की चपेट में आकर मर जाते हैं। वहीं जेनी और उसके डैड भी उन लहरों में समा जाते हैं। ये मंजर बहुत ही खतरनाक होता है जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। उधर लियो सारा और उसके भाई को लेकर एक बहुत ऊंची पहाड़ी पर आ जाता है। वहीं हम स्पेस में उस एस्ट्रोनॉट टीम को देखते हैं जो उस कॉमेट की तरफ जा रहे होते हैं। यहाँ ये सब के सब अपने अपनी फैमिली से बात करते हैं। उन सब की आंखों में आंसू होते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि आज के बाद वो कभी अपने परिवार को देख नहीं पाएंगे। वो सब के सब बात करने के बाद उस शिप को उस कॉम्बैट के अंदर घुसा देते हैं। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उस कॉम्बैट के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं और वो पृथ्वी और मानव जाति को बचा लेते हैं। और कुछ दिन बाद पानी भी वापस चला जाता है। फिर हम प्रेसिडेंट को देखते हैं जो टूटे हुए व्हाइट हाउस के सामने खड़े होकर स्पीच देते हैं। वो अपने लोगों को बताते हैं कि आज हम उन एस्ट्रोनॉट की वजह से जिंदा हैं। वो हमारे हीरो हैं और हम उन्हें कभी नहीं भूल पाएंगे। हम उन्हें हर मौके पर याद करेंगे और कहते हैं कि हमारे शहर पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं, मगर हम उन्हें फिर से बसा लेंगे और अपने आने वाली पीढ़ियों को अपने हीरो जिन्होंने दुनिया बचाई है उनकी गाथाएं सुनाएंगे। और प्रेसिडेंट की इसी स्पीच के साथ हमारी मूवी का भी एंड हो जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।